गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा उसकी भी 1 मिनट बात करेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। पार्ट तीसरा चल रहा था, ठीक है, और हिस्ट्री की बात कर रहे थे। हमने पढ़ लिया था कि अंग्रेज किस प्रकार किसानों को नील की खेती कराने के लिए बाध्य कर रहे थे, किस प्रकार यूरोपीय देशों में नील की खेती की मांग बढ़ रही थी। नील का उत्पादन वहाँ पर करने के लिए जो वोड नाम एक अन्य पौधा था, उसकी तुलना में नील की जो मांग है वो बढ़ती जा रही थी। उसी की वजह से भारत में ब्रिटिश शासन के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। तो भारत के अंदर नील की खेती की मांग क्यों थी? क्योंकि जो भारतीय नील था वो एक चमकदार और व्यवस्थित रंग देने वाला नील था। बाकी अन्य जो पौधा था वोड उससे तुलना में काफ़ी चमकदार था। और खैर यहाँ से अंग्रेज आसानी से किसानों से नील प्राप्त कर सकते हैं और यूरोपीय देशों में आराम से भारी कीमत पर बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब धीरे धीरे भारत के अंदर ब्रिटिश की यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है और यहाँ पर खेती कराने का जो उनका दोहर है वो बढ़ता गया, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर किसानों ने जो नील की खेती की है उसका फ़ायदा डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश कंपनी को हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, ठीक है, जैसे जैसे यूरोप में नील की खेती की या नील की जो मांग बढ़ रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत के अंदर नील की खेती को बढ़ाने के अनेक रास्ते ढूंढे। तो अपन पढ़ रहे हैं कि जो नील की खेती है उसकी मांग भारत में बढ़ रही है। इसके अलावा जो ब्रिटिश देश है या वहाँ की जो सरकार है या कंपनी है, उनका भी नील की खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा था। तो ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इस कंपनी ने भारत में नील की खेती को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय ढूंढे। क्यों? क्योंकि जब लगा कि यूरोप में नील की मांग बढ़ रही है, यूरोप में जो नील है उसकी मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो भी भारतीय नील की। तो पहली बात आपको ये क्लियर करनी है कि जो नील की खेती जो भारत में हो रही थी उसकी मांग यूरोप में बढ़ती जा रही थी। और इस बढ़ती हुई मांग को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर नील की खेती को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए, अनेक रास्ते ढूंढे, ताकि क्या हो सके, भारत के अंदर नील की खेती बढ़ सके। तो पहली बात आपको ये क्लियर रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती को बढ़ाने के लिए अनेक रास्ते ढूंढे और उन्हीं रास्तों में उन्होंने किसानों को नील की खेती करने के लिए लालच भी दिया, उन पर दबाव भी डाला। और इस तरह से धीरे धीरे पूरे भारत में, विशेषकर 18वीं शताब्दी में, नील की खेती को करने के लिए बंगाल में एक तरह से दोहर चला और बंगाल के अंदर नील की खेती लगभग शुरू हो गई थी। और बंगाल की या भारत की जो नील की खेती है वो खेती पूरे भारत में छा गई थी। तो ध्यान रखना है कि जो 18वीं शताब्दी है उसमें जो नील की खेती की जो मांग है वो बढ़ती जा रही थी और बंगाल में नील की जो फसल है वो विशेष रूप से तैयार की जाने लगी। और इस प्रकार से भारत की जो नील की खेती होने वाली थी या जो हो रही थी वो धीरे धीरे यूरोप में छा गई, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में भारत की जो नील है वो यूरोपीय बाज़ारों में छाने लगी, फैलने लगी, मांग बढ़ती गई। और यहाँ तक कहा जाता है कि 1788 ईस्वी में जो यूरोप में
भारत का जो नील था, यूरोप के जो देश हैं वो भारत से जो नील आयात करते थे 1788 ईस्वी में 1788 में 30% करते थे, लेकिन 1810 में वही मांग बढ़ती हुई आयात की जो दर है वो 95% हो गई है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि शुरुआत में भारतीय नील का यूरोप के बाज़ारों में जो परसेंट है वो कम था और बाद में वो परसेंट बढ़ गया। तो 18वीं शताब्दी में जो एक नया बदलाव दिखाई देता है, बदलाव ये है कि 1788 ईस्वी में यूरोप जो देश हैं, यूरोपीय देश, वो भारत से जो नील मंगाते थे उस समय 30% मंगाते थे और वही दर 18वीं शताब्दी में, भाई 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जब ख़त्म होगी वही दर बढ़ती हुई 1810 के अंदर अब वो आयात करने वाले कितने हो गए, 95%। तो आप ऐसे समझें कि जो यूरोपीय देश हैं वो देश क्या करते थे, 1788 तक भारत से जो नील आयात करते थे, मतलब भारत से जो नील मंगाते थे उनका 30% था, लेकिन 1810 ईस्वी तक आते आते ये जो नील की जो मांग है यूरोपीय देशों में वो 95% हो गई थी। मतलब ये हुआ कि हम सीधे रूप से कह सकते हैं कि अब भारतीय नील की जो मांग है यूरोप में बढ़ती जा रही थी। अब जब ये यूरोप में मांग बढ़ रही है तो भारतीय के जो किसानों से अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नील की खेती कराने के लिए लालच दे रही है, और यहाँ तक कि और भी अनेक ज़मींदार लोग थे, सामंत थे, और जो अंग्रेज अधिकारी थे वो धीरे धीरे दूसरा व्यापार छोड़ करके नील की खेती के बारे में व्यापार करने लगे थे। तो जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा और कंपनी के जो अफसर हैं या एजेंट हैं वो अब नील की खेती में पैसा लगाने लग गए, और नील की खेती में पैसा न लगाने की जो वजह यही है कि यूरोप में बढ़ती हुई मांग, और बढ़ती हुई मांग की वजह से भारतीय नील की जो चमकदार और जो इसकी गुणवत्ता है उसकी वजह से ये जो बढ़ रही मांग, इस मांग की पूर्ति करने के लिए, और विशेषकर इसमें जो व्यापार का जो सबसे बढ़िया तरीका है पैसा कमाने का, उसको यहाँ इस प्रकार का दौर देख करके ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बाकी अफसर थे उन्होंने बाकी व्यापार को छोड़ दिया। अब वो किस चीज़ में पैसा लगाने लग गए, नील की खेती में। उनको लगता है कि नील की मांग बढ़ रही है, हम नील की खेती करवाएंगे। नील की खेती के लिए ऊपर अनेक रास्ते ढूंढ करके, अनेक उपायों के माध्यम से, अनेक तरीक़ों के माध्यम से हम क्या करेंगे, नील की खेती बढ़ाएंगे। और यहाँ तक ये हुआ कि जो अफसर या अधिकारी हैं उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की या अन्य सरकारी नौकरियाँ छोड़ दी और वो व्यापार में लग गए, नील के व्यापार में, क्योंकि नील की उस समय इतनी बढ़ती हुई मांग को देखकर उनको लगता है कि व्यापार से ज़्यादा पैसा, बाकी दूसरी नौकरियों से जो पास ज़्यादा पैसा है वो नील की खेती में है। तो एक बात आपको क्लियर रखनी है कि नील की जो मांग, भारत में खेती की जो मांग बढ़ रही थी, भारत में किसानों पर दबाव डालना, नील की खेती करवाना, इसके पीछे जो वजह है वो जो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई कि जो सबसे बड़ी वजह है कि यूरोप में बढ़ती हुई मांग, पहले कितना प्रतिशत था, बाद में कितना परसेंट हुआ, वो आप याद रखेंगे कि पहले इतना था, बाद में इतना था। और इसी भारी मुनाफे के लिए देखते हुए यूरोप के अनेक देश अब भारत की तरफ आने लगे, इसी उम्मीद में कि हम भारत में जाकर नील की खेती करवाएंगे, नील की खेती करेंगे। क्योंकि नील का जो पौधा होता है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु का है, तो भारत में विशेषकर होता है, इसलिए भारत के अंदर बाकी यूरोपीय देश आने लगे, वहाँ के लोग, और भारत में नील की खेती करवाने के लिए। तो एक तो स्कॉटलैंड का नाम याद करना है, एक इंग्लैंड का नाम याद करना है। तो यहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं वो भारत में आने लग गए और नील के यहाँ पर बागान लगाए उन्होंने कि नील की खेती करेंगे, इसलिए उन्होंने बागान लगाए और धीरे धीरे नील की पैदावार बढ़ने लगी। लेकिन शुरुआत में आए, उनके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उनको यहाँ से कंपनी से लोन लेना पड़ा। कंपनी के जो बैंक थे उनको लोन लेना पड़ेगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब ये हुआ कि 1788 ईस्वी में जो 30% मांग थी यूरोपीय देशों में, वो जो आयात की दर थी वो 1810 तक आते आते 95% हो गई, 95% हो गई। अब यूरोप के जो देश हैं, जिसमें स्कॉटलैंड का और इंग्लैंड का नाम याद करना है आपको, दो देशों का। स्कॉटलैंड
और इंग्लैंड। इन देशों के जो लोग हैं वो अब भारत में आने लग गए। कहाँ आने लग गए? भारत में। भारत में क्यों आने लगे? क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि हम भारत में जाकर नील के बागान लगाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, हम नील की खेती करेंगे और फिर खूब सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ के लोग भारत में आए तो भारत में नील के बागान लगाने के लिए उनके पास में पैसा नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने कंपनी से क्या लिया? कर्ज लिया। कंपनी से कर्ज लिया, ऋण लिया, और इस ऋण की वजह से अब इन लोगों पर एक तरह से भारी कर्ज हो गया था और इतनी उनकी हालत ख़राब हुई कि वो चुकाने में भी असमर्थ थे। तो इस प्रकार से नील की मांग बढ़ रही थी और ब्रिटिश का जो मन है नील की खेती का किस प्रकार बढ़ रहा था भारत के अंदर, ये बात हमने समझ ली। अब अपन समझेंगे कि नील की खेती कैसे होती है। अगला जो अपना टॉपिक है, नील की खेती होती कैसी है। नील की खेती कैसे होती है टॉपिक हमारा। नील की खेती कैसे होती है। ध्यान रखना है कि नील की खेती दो प्रकार से होती है, दो तरीक़ों से की जाती है, निज और रेती। नील की खेती है वो दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक नाम याद करना है, निज। समझेंगे कि निज क्या है, अभी इसकी बात करेंगे, फिर समझेंगे अपन रेती। तो अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आए या 2 नंबर का कि नील की खेती कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, निज तरीके से और रेती तरीके से। पहले बात करेंगे निज। देखो निज क्या। निज नील की खेती का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत जो जमींदार या सामंत या जो भूस्वामी हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे भूभागों पर, भाई उनको बड़ी तो जैसे जमींदार हैं या बाकी जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो इसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन वहाँ खरीदते जहाँ फैक्ट्री के आसपास में है, लेकिन वो ज़मीन मिलती छोटे छोटे भूभागों के रूप में और वहाँ पर वो खेती खुद करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। निज नील की खेती का वह प्रकार है जिसमें जो बड़े लोग हैं, सामंत हैं, वो खेती खुद करते हैं, किसानों से करवाते हैं, लेकिन ज़मीन खुद खरीदते थे और खुद वो काम करते थे। ठीक है, मतलब खुद उत्पादन करते हैं नील का, ये बात समझनी है। अब खुद उत्पादन करने के लिए या तो ज़मीन खरीद लेते या ज़मीन को भाड़े में लेते थे और वहाँ पर मज़दूरों से काम करवा कर नील की खेती करवाते हैं। बात समझ आ रही ना। मतलब ये हुआ कि जैसे ये ज़मीन है, किसी ज़मींदार ने या किसी व्यक्ति ने या सामंत ने ज़मीन खरीद ली, अभी उसके पास में नहीं है, अभी ज़मीन खरीद ली और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नील की खेती करवा रहे हैं। वो खुद ही इस पर खर्च करवा रहे हैं। काम खुद नहीं करता है, काम तो मज़दूरों से करवाता है और उनको वो मज़दूरों से काम करवाएगा तो उनको वो उनका जो भी मजदूरी बनती है वो देगा। ठीक है, तो खुद ध्यान रखना, खुद उत्पादन करवाना। तो निज में जो मालिक हैं ज़मीन का, ठीक है, वो खुद क्या करता है, नील का उत्पादन करवाता है, उत्पादन करता है माल। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि निज नील की खेती का वह प्रकार है जिसमें भूस्वामी, सामंत या जमींदार किसी ज़मीन पर नील का उत्पादन खुद करते हैं, खुद ही खर्चा डालेंगे। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, या तो ज़मीन को किराए पर खरीदते या ज़मीन को खरीद लेते। ठीक है, ये जो प्रकार है जिसमें बड़े लोग खुद उत्पादन करवाते हैं, काम खुद नहीं करेंगे, काम तो मजदूरी पर लोगों को लाते हैं और यहाँ काम करवाते हैं, लेकिन खुद करवाते हैं, मतलब
ठीक है, मजदूरों से। दूसरा जो प्रकार है रेती, उसमें तो क्या होता था कि जो ज़मीन है वो किसानों के पास में है, तो किसानों को वो मतलब क्या करते, कर देते और वहाँ फिक्स कर लेते कि आपको 25% ज़मीन पर क्या करना है, नील की खेती बोनी है और वो खुद खरीदेंगे। बस उस समय किसान करते, रेती में तो किसान खुद बोते और ज़मींदारों को नील की खेती उत्पादन करने के बाद में दे देते। लेकिन यहाँ पर जो मालिक हैं ज़मीन के, जो बड़े लोग हैं, वो खुद क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। या तो वो ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते हैं या ज़मीन खरीद लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से नील का उत्पादन खुद करते हैं। निज का मतलब भी खुद होता है, तो आप ये याद कर सकते हो कि जिसमें ज़मीन का मालिक खुद क्या करता है, नील की खेती करता है। लेकिन इसमें समस्या आने लग गई अनेक, भी निज की खेती करने में क्या समस्या आने लगी। तो ये बात समझनी है कि नील की खेती करने में जो निज प्रकार है, तो निज खेती में समस्याएं। निज क्या होता है, निज खेती का मतलब आपने समझ लिया होगा कि जिसमें जो ज़मीन का मालिक है वो खुद क्या करता है, नील की खेती करता है। और या तो ज़मीन किसी ज़मींदार से भाड़े पर खरीद लेता है, कहीं ज़मीन खरीद लेता है और खुद मजदूरों से काम करवा कर उत्पादन करता है और बेचता है। ये बात होगी निज। ठीक है, लेकिन समस्या क्या आने लगी, क्या प्रॉब्लम आने लगी, प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि निज की जो खेती होती थी, निज टाइप की नील की खेती जिस टाइप में होती थी, निज प्रकार में, उसमें क्या होता था कि ज़मीन के अलग अलग टुकड़े होते थे। भाई भाड़े पर खरीदिए तो थोड़ी ज़मीन यहाँ खरीद ली, थोड़ी अलग जगह पर खरीद ली, किसी और जगह पर ज़मीन खरीद ली। ठीक है, तो ज़मीन का जो स्तर था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे छोटे टुकड़े थे, भूखंड थे, उन पर वो नील की खेती करते थे। तो अब उनको इकट्ठा करने में, लाने ले जाने में, ठीक है, ज़मीन की समस्या आने लग गई। तो एक तो पहली जो समस्या है क्षेत्रफल की, कि उनके पास जो ज़मीन थी उसका जो भी जितनी ज़मीन है उनके अलग अलग टुकड़े थे, थोड़ी ज़मीन यहाँ, थोड़ी ये ज़मीन। दूसरी समस्या क्या आने लगी, दूसरी ये आने लगी कि जिस जगह पर नील की खेती की जाती है, पहली बात है वो जो ज़मीन है उपजाऊ होना ज़रूरी है। और नील की खेती करने के बाद में जो ज़मीन, जिस ज़मीन पर नील की खेती की है उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। नील की खेती के लिए ज़मीन उपजाऊ होना ज़रूरी है। अगर जिस ज़मीन पर आप नील की खेती कर रहे हैं, 1-2 साल बाद वहाँ उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा। तो ये समस्या है भाई, जिस ज़मीन पर आप खेती 2 साल से कर रहे हैं नील की, तो थोड़े समय बाद वहाँ नील की खेती नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए उपजाऊपन ज़रूरी है। और ये भी एक तो समस्या होगी। दूसरी तीसरी समस्या क्या याद रखनी है कि अगर छोटे छोटे खेत हैं तो उनको संभालना, वहाँ पर चीज़ें को रखना, खेती के लिए जो सामग्री है उनको लाना ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और यदि उनको ज़्यादा ज़मीन मिल जाती है बड़े भूखंडों पर, तो वहाँ उनको औजार नहीं मिलते। ठीक है, तो ज़्यादा ज़मीन तो मिलती नहीं थी, जितने भी ज़मीन मिलती थी वहाँ पर विशेषकर वो ये चाहते हैं कि हम ज़मीन है वो मिल या जो फैक्ट्री है उसके पास में ख़रीदें, ताकि उनको वहाँ पर आराम से बेचा जा सकता है। लेकिन इसी लालच में वो फैक्ट्री या मिल के आसपास जो ज़मीन खरीदने लग गए, तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं, किसान रह रहे हैं, उनको हटवा दिया गया और इससे अब एक बीच में टकराव उत्पन्न होने लग गया। मतलब आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी, अपन क्या समझ रहे हैं। मतलब अपने समझा कि जो कंपनी के बाकी लोग थे, अधिकारी लोग, ठीक है, व्यापार करने वाले व्यापारी लोग, वो अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो नील की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब यूरोप के बाज़ारों में नील की मांग बढ़ रही है, तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे बाकी धंधों में। तो उन्होंने यहाँ तक कि सरकारी नौकरियाँ छोड़ दी, कंपनी की नौकरियाँ छोड़ दी और वो
किस काम में जुड़ गए, अपना जो पैसा है वो किस काम में लगाने लगे, नील की खेती में। ठीक है। अब नील की खेती दो प्रकार की होती थी। पहले जो टाइप था उसमें वो खुद कहीं से ज़मीन खरीदते, ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते और वहाँ पर खेती करते हैं, खुद पैसा लगाकर खेती करवाते हैं, मजदूरों से करवाते और पैसा खुद लगाते और सारा खुद पूरा कमाते और बेचते। लेकिन बात समझनी है कि वो ज़मीन, अब समस्या क्या है भी, जिस ज़मीन पर वो नील की खेती कर रहे हैं तो उपजाऊपन कम हो जाता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनके पास जो ज़मीन थी, जिन्होंने भाड़े पर ली थी या ज़मीन खरीदी थी, वो बड़े भूभाग पर नहीं, टुकड़ों में है, तो वो भी समस्या है। तीसरी समस्या ये आपको याद रखनी है कि वो जो ज़मीन है वो फैक्ट्री के आसपास खरीदना चाहते थे और उन्होंने इसी लालच में कि फैक्ट्री के आसपास ज़मीन खरीदेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ आसपास में जो किसान लोग रह रहे थे उनको हटवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो लोग नील के बागान लगा रहे थे, नील का उत्पादन बढ़ा रहे थे इसी मुनाफे को कमाने के लिए, तो वो फैक्ट्री के आसपास में ज़मीन खरीदते हैं। अब फैक्ट्री के आसपास ज़मीन खरीदने के लिए वहाँ के किसानों को हटाया, तो किसानों के बीच में और जो नील की खेती करने वाले जो अधिकारी लोग हैं या व्यापारी लोग हैं, जो भी सामंत हैं, उनके बीच में और किसानों के बीच में एक तरह से टकराव उत्पन्न हो गया, सीधी सी बात है। तो ये टकराव देखना हमको मिलता है देखने को, इसकी भी बात की है। और समस्या क्या आने लगी, और उनको आसानी से मजदूर नहीं मिलते थे। भाई जो अधिकारी लोग नील की खेती का उत्पादन करता है खुद तो काम करता नहीं है, मजदूरों से काम करवाता है, तो नील की खेती के लिए आसानी से मजदूर नहीं मिल रहे थे। उसकी वजह थी कि जिस समय नील का उत्पादन होता था उसी समय धान की खेती, धान की रोपाई या उसका रोपण भी होता था। तो वो जो किसान लोग हैं वो अपनी खेती में, अपनी ज़मीन पर खेती में लग जाते थे नील की खेती के लिए, उनको आसानी से मजदूर नहीं मिल रहे थे, इसलिए भी समस्या उत्पन्न होने लगी थी। तो ये बहुत सारी वजह भी है। उनके पास में ऐसे ज़मीन के अलग अलग टुकड़े थे, अगर ज़मीन बड़ी भी है तो मज़दूरों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती और इतने मज़दूर मिलते नहीं थे, तो क्योंकि सारे अपनी खेती में, धान की खेती में व्यस्त थे। अगली जो समस्या है कि निज की जो खेती है, इसमें बड़े पैमाने पर खेती होती थी, छोटे छोटे भूभाग पर या बड़े भूभाग पर, जिसके पास बड़ा भूभाग है उसमें ज़्यादा हल और बैल की ज़रूरत पड़ती है। दरअसल माना जाता है कि 1 बीघा ज़मीन पर 2 हल चाहिए। अगर नील की खेती कर रहे हो आप, तो अगर आपको 1 बीघा पर नील की खेती करनी है तो उसमें 2 हल चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बागान के मालिक पर ज़मीन है वो 2000 है, ठीक है, अगर 1000 है तो उसको हलों की कितनी ज़रूरत पड़ी, 2000। अब इतने हल को खरीदना, उनका रख रखाव करना, ले जाना आना बड़ा भारी काम होता है। इसमें हल टूट भी जाते थे, नुकसान भी हो जाता था, और इस प्रकार से हलों की समस्या, बैलों की समस्या, तो हर प्रकार की समस्याओं की वजह से भी नील का उत्पादन इतना नहीं होता था। और अगर उनको लगता है कि हम किसी किसान से उधार भी ले आए, तो जिस समय नील की खेती होती थी, नील की खेती के लिए ज़मीन की जुताई होती थी, बुआई होती थी, उसी समय धान की भी खेती में काम होता था। और जो भी हल या बैल है वो धान की खेती में या चावल की खेती में व्यस्त होते थे, तो उनको समय पर या उस समय बैल या जो हल है वो नहीं मिलते थे। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की बड़ी समस्या है। तो निज प्रकार की जो नील की खेती है उसमें क्या समस्या है, उस समस्या को अपने समझा है कि किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लग गई, और उन समस्याओं की वजह से खेती के उत्पादन में धीरे धीरे कम होती गई। और धीरे धीरे अब जो भी मालिक है, बागान मालिक, जो ज़मीन खरीदने वाले थे, उनको लगा कि अब ज़मीन खरीदने से मतलब नहीं है, ज़्यादा हम नील की खेती नहीं कर पा रहे हैं। उसकी जो वजह है, जो समस्या है वो ये है। तो क्वेश्चन क्या बढ़ सकता है कि निज प्रकार की खेती में बागान के जो मालिक हैं वो खेती करने में किस प्रकार से हिचकिचा रहे थे, किस प्रकार पीछे हट रहे थे। तो वो जो वजह है वो आपको ये समस्याएं लिखने, ये समस्या है उसकी वजह है। इस समस्याओं की वजह से अब जो बड़े मालिक हैं बागान के, वो नील की खेती करने में पीछे हट रहे थे। और
इस हिसाब से अगर देखें तो नील की खेती केवल 25% पर ही होती थी, बाकी पर तो अलग व्यवस्था थी। तो अब अपना अगले वीडियो में समझेंगे कि नील की खेती का जो दूसरा टाइप है, रेती व्यवस्था या रेती प्रकार, वो क्या है, उसके तहत किस प्रकार से नील की खेती होती थी। तो इस वीडियो में अपने क्या समझा है कि किस प्रकार नील की मांग यूरोप के देशों में बढ़ रही थी, किस प्रकार यूरोप के लोग भारत के अंदर आ रहे थे, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के, और यहाँ पर खेती करने के लालच में किस प्रकार ऋण ले रहे थे बैंकों से, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाकी अधिकारी भी खेती को करने में मुनाफा समझते और वो बाकी नौकरियां छोड़ करके इसमें पैसा ना लगाने लग गए, और इसमें इस प्रकार से ज़मीन खरीद करके, भूखंड खरीद पर वो अपनी नील की खेती करने लग गए। और फिर उनको कौन सी समस्या आई, उस समस्याओं की भी अपने बात की है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि नील का उत्पादन किस प्रकार से होने लग गया और किस प्रकार से ज़मीन पर नील की खेती होती थी। ठीक है, बाकी अपना अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।